नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को सुलझाने का फार्मूला लगभग तैयार कर लिया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय है। सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस में 2 हिंदू कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति से कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच काफी समय से चल रही रस्साकशी पर अब विराम लग जाएगा। दोनों ही नेता दिल्ली आकर कांग्रेस आलाकमान से भी मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों का टकराव खत्म नहीं हुआ। अब जो फार्मूला बनाया गया है उससे टकराव खत्म होने की संभावना है। हालांकि अकाली दल इसे नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए महज एक ड्रामा बता रही है। And that 18-point charter which has been put out by Congress High Command to Captain Amrinder Singh to ensure he delivers on that clearly shows that the Congress itself feels that Captain has not delivered. Mr. Sidhu is only interested in his chair. He has managed to somehow make the Gandhi family bend down to his ways or whatever. This is their internal political drama which is going on, probably to divert the attention from the people's attention from the non-deliverance of all their promises. 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को 1,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रही है। कोविड से मुकाबले के सवाल पर भले यूपी सरकार की किरकिरी हुई हो, लेकिन 8 महीने बाद बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े टीकाकरण के लिए यूपी सरकार की पीठ थपथपाई। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बीएचयू के आईआईटी मैदान के इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके बाद बीएचयू में मातृ शिशु सदन को देखने गए और फिर जापान और भारत के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बनारस की संगीत और साहित्य परंपरा की जमकर सराहना की। यहाँ भी यूपी के विकास का हवाला दिया। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। पिछले दिनों इस तरह की चर्चा खूब चली कि केंद्र योगी सरकार के कामकाज पर सफाई मांग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण से साफ था कि बीजेपी यूपी का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। आज बीएचयू में काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो अपने संसदीय क्षेत्र थे और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी अपने संसदीय क्षेत्र में किया, लेकिन इसका संदेश उन्होंने दूर तक दिया। एक तरफ जहां योगी सरकार के कामकाज पर पीठ थपथपाई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास की भी सराहना की। साफ है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव का वो आगाज भी कर गए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक दल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस 4 नवंबर तक उपचुनाव कराना चाहती है। ममता बनर्जी ने 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका 6 महीनों के भीतर यानी 4 नवंबर तक विधायक बनना जरूरी है। वहीं बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की इस मांग का विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना के बीच चुनाव कराने की जल्दी क्यों है। तृणमूल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 30% से अधिक संक्रमण दर में कराए गए, तो अब 2% से भी कम संक्रमण दर में चुनाव कराने में आखिर दिक्कत क्या है।
मुख्य निर्वाचन कमिश्नर के साथ हमारे दीर्घ बातचीत हुआ। पश्चिम बंगाल में 7 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जो उपनिर्वाचन होने का बात है, ये भी बताया उन्होंने। एक स्टडी करते हैं, जो स्टडी में सारे राज्यों में कहाँ कौन जगह पर कोविड परिस्थिति कहाँ है। हम लोगों ने भी हमारे रिपोर्ट दिया। अप्रैल महीना में हमारे पश्चिम बंगाल में जो 33% थे, आज हमारे बंगाल में बिलो 2% आ गए। राजद्रोह कानून के बेजा इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून संस्थाओं के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है। क्यों न अंग्रेजों के बनाए इस कानून को रद्द कर दिया जाए। हरियाणा के सिरसा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर राजद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 124A लगा दी गई। ऐसे ही मामलों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा, राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी व अन्य की आवाज दबाने के लिए किया। आजादी के 75 साल के बाद भी क्या इस कानून की जरूरत है? हमें इसके दुरुपयोग पर चिंता है। ये कानून संस्थानों के लिए खतरा है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार पुराने कानून हटा रही है, इसे क्यों नहीं देखा गया? सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में सजा की गिरती दर का भी जिक्र किया। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच राजद्रोह के मामलों में 160% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सजा की दर जो 2016 में 33.3 थी, वो 2019 आते आते मात्र 3.3% रह गई। जाहिर है कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए सरकारें पत्रकारों, एक्टिविस्टों पर इस कानून का इस्तेमाल करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कदम से एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब जब सरकारें लोगों की असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगी, देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में उठ खड़ी होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। वहीं हरियाणा के सिरसा में डिप्टी स्पीकर की कार पर हमले के आरोप में 100 किसानों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। किसानों पर आरोप है कि कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने डिप्टी स्पीकर की कार पर हमला कर दिया। इसके साथ ही हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे खोरी गांव में तोड़फोड़ के विरोध में युवक के साथ बर्बरता। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ के विरोध में आज एक युवक के साथ बर्बरता की गई। इस गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 10,000 से भी अधिक घर ढहाए जा रहे हैं। इसी का विरोध करने के दौरान सादी वर्दी में पहुंचे पुलिस वालों ने इस युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद पुलिस उसे घसीटकर ले जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान युवक का सिर दीवार से जा टकराया और वो बेहोश हो गया।